नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाषाण काल क्या है और पाषाण काल का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, दोस्तों हम लोगों ने उसकी चर्चा की थी। इसके एक दौरान दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था कि दोस्तों जो पाषाण काल है वो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, जिसको दोस्तों हम लोग क्रमशः पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में जानते हैं। जिसको दोस्तों यदि हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बताएं तो पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड के रूप में जानते हैं। अब ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप पाषाण काल पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे टर्म है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका मध्य पूर्व पाषाण काल और निम्न पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप ये टर्म पढ़ेंगे तो यह पूरा पाषाण काल के दोस्तों फर्दर ये डिवीजन है। ध्यान रहे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पाषाण काल 3 भागों में विभाजित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। बाद में दोस्तों जब हमको नए नए साक्ष्य प्राप्त हुए, जब नए नए फाइंडिंग्स प्राप्त हुए दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल को विद्वानों ने फिर 3 भागों में बांटा, जो कि दोस्तों क्रमशः निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग दोस्तों लोअर पैलेलिथिक पीरियड, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड और अपर पैलेलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं आप ध्यान में रखेंगे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डेडिकेटेड जो बात करेंगे, स्पेसिफिकली दोस्तों बात करेंगे निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में, अर्थात दोस्तों लोअर पैलेलिथिक पीरियड के बारे में। दोस्तों जब भी आप पाषाण काल पढ़े तो ध्यान रहे दोस्तों, हर एक पाषाण काल की अपनी कुछ विशिष्टता है, और वो विशिष्टता आधारित किस पे होती है दोस्तों? तो वह विशिष्टता आधारित होती है मुख्यतः 2 चीजों पे। पहली तो उनके द्वारा उपकरण यूज किए जाने वाले प्रकार के आधार पे, कि वो किस प्रकार के उपकरण पर यूज कर रहे हैं, उनके उपकरणों के प्रकार क्या है, उनके जो उपकरण प्रकार किए जा रहे हैं वो किन माध्यम से बने हुए हैं। तो उनके आधार पर उनकी जो सामाजिक संरचना है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, और यही आधार होता है हमको पाषाण काल के बारे में जानने का। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो पाषाण काल है जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, ये हमारे प्री हिस्ट्री का भाग है। हमारे यहाँ दोस्तों 3 प्रकार के हिस्ट्री को विभाजित किया गया है। कौन कौन सी दोस्तों? तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, जिसको हम लोग दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। दोस्तों जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फेज है दोस्तों वो है आपका पाषाण काल का। प्री हिस्ट्री एक ऐसा हिस्ट्री का भाग है, ये हिस्ट्री का एक ऐसा आपका माध्यम है दोस्तों, जहां पे कि हिस्ट्री को जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ही मात्र साधन है, एक ही मात्र सोर्स अवेलेबल है दोस्तों, और वह सोर्स है दोस्तों हमारे पास पुरातत्व, अर्थात आर्कियोलॉजी। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही हम पाषाण काल के बारे में कुछ जानने या समझने योग्य बातें कर सकते हैं। न तो हमको यहाँ पे कोई लिटरेरी एविडेंस प्राप्त है, न ही इस काल के दोस्तों हमको कोई भी फॉरेन अकाउंट्स या फिर इसको हम लोग यात्रा वृत्तांत पहले उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। रीजन ये है क्योंकि अभी तक मानव ने किसी प्रकार के लिखने का तरीका या फिर कोई ऐसे तरीके को नहीं इजाद किया था जिससे कि हम उसको जान समझ सके। तो हमारे पास एक ही सोर्स बचता है दोस्तों स्टोन एज को जानने का, वो है दोस्तों वन एंड ओनली आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे हम उन्हीं के आधार पे, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो, उनकी चर्चा हम आपसे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, आज के हमारे डिस्कस का टॉपिक होगा दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण काल, अर्थात लोअर पैलेलिथिक पीरियड। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया अभी कि दोस्तों जब भी स्टोन एज आएगा तो उसमें उपकरण यूज किए जाते हैं और उपकरणों के आधार पर हम इनका इतिहास लिखते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में, लोअर पैलेलिथिक पीरियड में दोस्तों इनके उपकरणों के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। जो लोअर पैलेलिथिक पीरियड है दोस्तों, उनमें जो वो टूल्स यूज कर रहे हैं, वो जो उपकरण यूज कर रहे हैं, उनके आधार पे इनको 2 भागों में बांटते हैं, जिनको दोस्तों हम क्रमशः चॉपर चॉपिंग
या फिर पेबल संस्कृति कहते हैं, पेबल कल्चर कहते हैं, या फिर दोस्तों दूसरा है आपका एस्यूलियन कल्चर अर्थात एस्यूलियन संस्कृति। एस्यूलियन संस्कृति में आपके ध्यान रखेंगे दो प्रमुख उपकरण यूज किए जाते हैं, वो आपका है दोस्तों हैंडेक्स एंड क्लीवर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्यूलियन संस्कृति जो है, जो एस्यूलियन कल्चर है, इसमें कौन से टूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, मेजर रोल प्ले करते हैं। तो है आपके हैंडेक्स एंड क्लीवर। तो आपने ये समझ लिया कि भाई जब भी लोअर पैलेolithic पीरियड होगा तो मनुष्यों के द्वारा जो उपयोग की जाने वाले उपकरण होंगे उनके आधार पर हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। जब वो चॉपर चॉपिंग जैसे टूल्स यूज करेंगे जो कि पेबल्स के बने होते हैं, तो उनको हम लोग पेबल कल्चर के रूप में डिफाइन करते हैं, अर्थात पेबल संस्कृति के रूप में जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि चॉपर या चॉपिंग क्या होता है। और दूसरा है एस्यूलियन कल्चर। एस्यूलियन कल्चर वो है जहां पे मनुष्य जो है, मानव जो है, वो हैंडेक्स एंड क्लीवर जैसे जो उनके उपकरण है, जो हथियार है, वो उनका उपयोग कर रहे हैं। अब बात करें हम दोस्तों सबसे पहले कि चॉपर चॉपिंग जो आपके उपकरण है दोस्तों, ये सर्वप्रथम हमको इनके प्रमाण सोहन जो नदी घाटी है, जो सोहन वैली है, वहां से हमको मिलते हैं। और यही कारण है कि सबसे पहले प्रमाण हमको इनके सोहन नदी में मिल रहे हैं, इसीलिए हम इनको सोहन कल्चर भी कहते हैं। जैसा कि चॉपर चॉपिंग या फिर पेबल तो संस्कृति कह ही रहे थे, लेकिन इनके प्रमाण हमको सोहन वैली से मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अब जो कि दूसरा कल्चर है एस्यूलियन कल्चर दोस्तों, हम इसको हैंडेक्स कल्चर भी कहते हैं, हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। कारण क्या है, तो मैंने आपको जैसा बताया कि दो प्रमुख औजार है, एक हैंडेक्स, दूसरा है क्लीवर, जिसमें हैंडेक्स जो है ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली चीज है। और यही कारण है कि एस्यूलियन कल्चर को हैंडेक्स कल्चर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अब बात करें कि भारत में जो हैंडेक्स है, इसको सबसे पहले 28 सितंबर 1864 को 1864 को प्रोफेसर किंग के द्वारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, इन्होंने मद्रास के वदुमदुरै जो स्थान है और अतिरम पक्कम का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रीहिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वदुमरै और अतिरम पक्कम से दोस्तों इन्होंने 28 सितंबर 1824 को प्रोफेसर किंग ने इस स्थान से हैंडेक्स को प्राप्त किया था। लेकिन ध्यान रहे, चूंकि हैंडेक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई सारे नाम आपने जाने। सबसे पहले कि चॉपर चॉपिंग को पेबल संस्कृति पहला नाम, दूसरा एस्यूलियन संस्कृति, और जो पेबल चॉपर चॉपिंग ये सोहन घाटी मिल रहा है, इसलिए सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और ये मद्रास के क्षेत्र में हैंडेक्स की पहली प्रमाण मिल रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। तो आपको एक चीज समझना ये पड़ेगा कि कल को यदि आपसे यह सभी नाम कहीं पर देखने को मिले, कौन कौन से नाम भाई साहब, तो नाम मिलेगा पेबल संस्कृति का मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है सोहन संस्कृति का, तीसरा मिल सकता है भाई साहब आपको मद्रासी संस्कृति का। तो यह नाम जब भी आपको पूछा जाए कहीं पर, और कहीं पर यह चीज आए, तो यदि इनका काल का निर्धारण करना हो तो आप एक चीज सदैव ध्यान रखेंगे, चाहे मद्रासी संस्कृति हो, पेबल संस्कृति हो या सोहन संस्कृति हो, इनका संबंध किस काल से है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका संबंध है निम्न पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण काल से, अर्थात लोअर पैलेolithic पीरियड से इनका संबंध है। उम्मीद करते हैं इतने जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब जो ये निम्न पूर्व पाषाण काल है, जिसमें हमको हैंडेक्स क्लीवर जैसी चीजें मिल रही हैं, तो हैंडेक्स के साथ साथ इस संस्कृति में हमको क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड जैसे उपकरण जो हैं, इनके भी प्रमाण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम निम्न पूर्व पाषाण काल को पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि उनके जो हमको प्रमाण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहे हैं, उनको हम बांट सकते हैं। जैसे उत्तरी क्षेत्र हो गया, भारत के उत्तरी क्षेत्र में हमको इनके प्रमाण कहां से दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में प्रमाण इनके हमको कहां पे दिखाई दे रहे हैं, जो महाराष्ट्र का इलाका है उनमें प्रमाण कहां दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे भी हम इनको समझ सकते हैं, जो कि आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं सबसे पहले कि निम्न पूर्व पाषाण काल के क्षेत्र में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉर्दर्न एरिया की, उत्तरी क्षेत्र, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है आपका शिवालिक रेंज।
हमने जब आपको मानव की उत्पत्ति पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण मानव के उद्भव के साक्ष्य शिवालिक क्षेत्र से बताए थे, जिसमें हमने आपको रामापिथिकस, शिवापिथिकस और ब्रह्मपिथिकस का नाम बताया था, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हनुमानापिथिकस भी मिलता है। कई सारे जो है मानव के प्रकार हमको इस शिवालिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के दृष्टिकोण से मानव उद्भव के बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जो कि हमने उस वीडियो में मानव के जो उद्भव विकास वाला वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। आप चाहें तो उस चीज को देख सकते हैं। फिलहाल वापस आते हैं कि भारतीय निम्न पुरा पाषाण काल के क्षेत्र में जो शिवालिक क्षेत्र है इसमें क्या दिखाई देता है भाई साहब। तो यहां से शिवालिक क्षेत्र से दोस्तों या उत्तरी क्षेत्र से हमको सोहन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अब आप कंफ्यूज ना हो सोहन संस्कृति, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बस पीछे चले जाइए। सोहन संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके प्रमाण हमको सोहन नदी घाटी से मिलते हैं। तो सोहन नदी घाटी से मिलने के कारण ही इनको हम क्या कह रहे हैं, सोहन संस्कृति कह रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहां से सोहन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। और ये सोहन नदी हम आपको बता रहे हैं, ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। और शिवालिक पहाड़ियों में स्थित जो आपका पोतवार पठार है दोस्तों, इस पर सोहन नदी जो है यह सूख गई है। ऐसी झील जो जम जाए उसको कश्मीर घाटी में करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं। और जब आप सोहन घाटी का अध्ययन करेंगे तो सोहन घाटी में कुल हमको 5 वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, 5 स्तरों के प्रमाण मिलते हैं, जिनका जो निर्माण है दोस्तों यह विभिन्न हिमकाल अर्थात आइस एज में हुआ था। और जब आप इनके स्ट्रेट्स को या फिर इनके जब स्तर जो है, जो इनके वेदिकाएं हैं, जब इनको आप अध्ययन करेंगे तो इस घाटी में आपको विभिन्न प्रकार के उपकरण, जिसमें आपके पेबुल हो गए, चॉपर चॉपिंग हो गए, हैंडेक्स उपकरण हो गए, इत्यादि ये उपकरण हमको मिलते हैं। अब ध्यान रहे, इस जो क्षेत्र है, जिन उपकरणों के हम आपकी बात कर रहे हैं, चाहे पेबल, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स की बात कर रहे हैं, इन उपकरणों का निर्माण किससे हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, इनमें जो उपकरण हमको मिलते हैं, यह क्वार्टजाइट अर्थात स्फेटिक हिंदी में बोलते हैं, ये उनके बने हुए हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल के उत्तरी क्षेत्र जो शिवालिक क्षेत्र है, जो सोहन वैली का क्षेत्र है, उनसे जो हमको जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो किस पत्थर के बने हुए हैं, तो वो क्वार्टजाइट स्फेटिक पत्थर के बने हुए। अब आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके। तो 1928 में 1928 में डी.एन. वाडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुरातत्वविद है, ध्यान रखिएगा, डी.एन. वाडिया बहुत इंपॉर्टेंट, इनका सोहन वैली पे बड़ा जबरदस्त काम है। तो डी.एन. वाडिया ने दोस्तों सबसे पहली बार सोहन वैली में सबसे पहला उत्खनन किया। किसने, डी.एन. वाडिया में। और यही कारण है कि इन्होंने सबसे पहला उत्खनन किया, इसीलिए इनको सोहन घाटी का पितामह बोलते हैं, फादर ऑफ सोहन वैली किसे कहते हैं, डी.एन. वाडिया। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने 1928 में 1928 में सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किया। वहीं पर 2 साल बाद 1930 में 1930 में के.आर.यू. टॉड, जो कि एक अन्य बड़े महत्वपूर्ण पुरातत्वविद है, इन्होंने सोहन घाटी का एक क्षेत्र है पिंड घेब, क्या क्षेत्र नाम है भाई, पिंड घेब, इस पिंड घेब का उत्खनन उन्होंने किया है। तो 1930 में के.आर.यू. टॉड ने सोहन घाटी के पिंड घेब के क्षेत्र का उत्खनन किया था। वहीं पर 1928 में सोहन घाटी का पहला उत्खनन किसने किया था, तो वो डी.एन. वाडिया ने किया। आगे बढ़ते, 5 साल बाद अर्थात 1935, ये ईयर जो है सोहन वैली के लिए सबसे जबरदस्त है। कारण क्या है भाई साहब, कारण कुछ ये है कि इस घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान दल, मतलब रिसर्च वर्क की एक टीम यहां पर पहुंचती है, जिसका नाम था एल कैम्ब्रिज अभियान दल। ये टीम इतनी जबरदस्त होती है कि इसने पूरे सोहन वैली न बल्कि भारत के विभिन्न इलाके, जिन्होंने जो कि इतिहास प्री हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, इन्होंने उस पर अपना बड़ा जबरदस्त काम किया। एल कैम्ब्रिज अभियान दल का प्री हिस्टोरिक इंडियन टाइम पे बड़ा जबरदस्त रिसर्च है भाई। तो इन्होंने 1935 में इस घाटी में एक अनुसंधान दल भेजा, जिसका नाम है एल कैम्ब्रिज अभियान दल। और इस दल ने दोस्तों कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित साल्ट रेंज, जो कि नमक की पहाड़ी है, इसको सॉल्ट रेंज बोलते हैं, वहां तक एक विस्तृत सर्वेक्षण किया और विभिन्न प्रकार के इनको एविडेंस मिले, जो कि प्री हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन घाटी में दोस्तों मानव आवास के जो साक्ष्य हमको है, इनके साक्ष्य एवं हैंडेक्स प्राप्त करने वाले एच.डी. संकलिया महोदय थे।
एचडी सांकालिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब। एचडी सांकालिया जो है, इन्होंने सबसे पहली बार मानव आवास और हैंडेक्स को प्राप्त करने वाले विद्वानों में से यह एक है, जहां पर इनको मानव आवास के तो प्रमाण मिले ही मिले, साथ में उनको हैंडेक्स के प्रमाण भी साथ ही साथ उनको मिले। और सांकलिया महोदय ने दोस्तों लिद्दर नदी, ध्यान रखिएगा, लिद्दर नदी के तट पर स्थित पहलगाम जो पूरा स्थल है, यहां से इनकी प्राप्ति की थी। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि जो एचडी सांकलिया है, इन्होंने कहां से मानव आवास के साथ हैंडेक्स की प्राप्ति की थी, तो ध्यान रखिएगा पहलगाम से, या फिर पहलगाम दे देगा कि वहां से मानव आवास या फिर हैंडेक्स की प्राप्ति किसने की, नाम पूछेगा दोस्तों तो ध्यान रखिएगा एचडी सांकालिया महोदय के द्वारा किया गया। वहीं पर दोस्तों यदि हम सोहन घाटी के अन्य स्थलों की बात करें तो उसमें आपका मलकपुर क्षेत्र है, चौंतारा क्षेत्र है, कलार क्षेत्र है एवं चौमुख जो क्षेत्र है दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल और यहां से हमको विभिन्न प्रकार के उपकरण दिखाई देते, जिनमें से दोस्तों जो चौंतारा पुरा स्थल है, यहीं से दोस्तों हमको दक्षिण का विशिष्ट उपकरण जो आपका हैंडेक्स है, इसकी प्राप्ति होती है। ध्यान रहे दोस्तों, चौंतारा इसलिए भी प्रसिद्ध है, कारण यह है कि हैंडेक्स जो हमको सबसे पहली बार मिले थे, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वह क्षेत्र था आपका अतिरम पक्कम। क्या है? अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह दक्षिण भारत में स्थित है, और हैंडेक्स जो है मुख्यतः पहले कहां यूज किए जाते थे? दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में। लेकिन चौंतारा एक ऐसा स्थल है जो कि उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। मतलब यह है कि दक्षिण भारत में जो उपकरण बनाने की परंपरा थी और इधर उत्तर भारत में जो उपकरण बनाने की परंपरा थी, चौंतारा यह पूरा स्थल माना जाता है जो कि उत्तर और दक्षिण दोनों परंपराओं को एक साथ दर्शाता है। यही कारण है कि चौंतारा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल भी कहा जाता है। और अटक का जो गरियाल क्षेत्र, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, गरियाल क्षेत्र से दोस्तों हमको एक घिसा हुआ क्लीवर जो है, इसकी भी प्राप्ति हमको यहां से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक पाषाण औजारों के संदर्भ एवं तिथियों की जो साक्ष्य है हमको किस क्षेत्र से मिले हैं, तो वह शिवालिक क्षेत्र से मिले। वहीं पर वहीं पर दोस्तों जो झेलम नदी है उसके तट पर स्थित जो दीना एवं जलालपुर क्षेत्र जो है दोस्तों, वह शिवालिक का पिंजौर क्षेत्र इस मामले में बड़ा समृद्ध है, जहां से दोस्तों हमको जो पूरा पाषाण औजार है उनके संदर्भ में तिथियों के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। अब आपको दो चीजें यहां पर दिखाई दें, क्या कि जो दीना और जलालपुर जो क्षेत्र है यह किस नदी के तट पर स्थित है। जो आर्कियोलॉजी के बच्चे वो ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जाते हैं कि दीना एवं जलालपुर जो क्षेत्र है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। और यहां से हमको पूरा पाषाण कालीन जो मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड की जो हमको टूल्स मिलते हैं, उनसे हमको जो आपके जो डेटिंग से निकालने में बड़ा सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, वहीं पर यदि आप चले आए 1951 में 1991 में दोस्तों, तो ओलफ रूफर ने दोस्तों सतलज की जो सहायक नदी सिरसा घाटी में स्थित बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पुरास्थल, इसका नाम दोस्तों नलगढ़, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है। नलगढ़ के समीप दोस्तों निम्न पुरा पाषाण उपकरणों को खोजा था। ध्यान रहे 1951 ओलफ रूफर ने दोस्तों सतलज की सहायक सिरसा नदी घाटी में स्थित क्या है पूरा स्थल का नाम? नलगढ़। उन्होंने उस समीप से उस स्थान से क्या खोजा था? तो निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था। दोस्तों 1955 में बीबी लाल महोदय ने, जो कि बीबी लाल बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं दोस्तों, जिनका हाल ही में कुछ वर्ष पहले दोस्तों इनका निधन हुआ, तो इन्होंने बीबी लाल ने दोस्तों हिमाचल के गुलेर, देहरा, घलियारा एवं कांगड़ा का उत्खनन किया। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुरास्थल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पुरास्थल के नाम हमने आपको क्या बताया? पहला तो बताया दोस्तों आपको गुलेर, दूसरा देहरा, तीसरा घलियारा और चौथा कांगड़ा। इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों? तो इसका उत्खनन किया है आपके बीबी लाल सर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है भाई कि यह सभी स्थल जो हमने आपको बताए, गुलेर, देहरा, घलियारा, कांगड़ा, ये सभी स्थल दोस्तों ब्यास और बाण गंगा घाटी में स्थित हैं, जबकि दोस्तों कांगड़ा पाताल गंगा और बाण गंगा के संगम पर स्थित है। ध्यान रखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पूरा स्थल कहां पर स्थित है,
दोस्तों यह जो पुरास्थल है यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपके पाताल गंगा और बाण गंगा के संगम पर स्थित है। 1954 में दोस्तों ब्यास की जो सहायक नदी तट पर स्थित दोस्तों यहाँ पर जो दौलतपुर क्षेत्र है, इससे दोस्तों वाईडी शर्मा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद है दोस्तों, इन्होंने इस दौलतपुर क्षेत्र से चॉपर चॉपिंग जो उपकरण दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, इस उपकरण को प्राप्त इन्होंने किया था। तो 1954 में दौलतपुर क्षेत्र से वाईडी शर्मा ने किसकी प्राप्ति की थी? चॉपर चॉपिंग जैसे उपकरण की प्राप्ति की थी। वहीं पर दोस्तों दिल्ली का दोस्तों जो अनंगपुर क्षेत्र है, यहां से दोस्तों हमको एस्यूलियन औजारों के साथ साथ पूरा पाषाण युगीन सभ्यता के भी साक्ष्य दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट ये है कि पहली चीज की अनंगपुर स्थित कहां पे है? दिल्ली पे है। यहां से किसकी प्राप्ति हो रही है? एस्यूलियन औजारों की। उसके साथ क्या प्राप्त हो रहा है? पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे। साथ में दोस्तों जो चंडीगढ़ का होशियारपुर क्षेत्र है दोस्तों, जहां से जीसी महापात्र ने दोस्तों 20 एस्यूलियन स्थल खोजे। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया भाई साहब? ये बताया पहली चीज कि दिल्ली का अनंगपुर क्षेत्र संबंधित किससे है? एस्यूलियन उपकरणों के लिए है, अर्थात किससे संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल संबंधित है। यहाँ से मिले क्या है? एस्यूलियन औजार मिले हैं, साथ में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। वहीं पे बात करें दोस्तों होशियारपुर क्षेत्र की स्थित कहाँ पे है? चंडीगढ़ में स्थित है। यहाँ पर किसने खोजा? तो जीसी महापात्र ने खोजा। क्या खोजा? 20 एस्यूलियन उपकरण जो है स्थल जो है उन्होंने खोजे। वहीं पर दोस्तों सिंगरौली जो क्षेत्र है और बेलन घाटी जो क्षेत्र है, इससे भी हमको दोस्तों इस काल के उपकरण हमको प्राप्त होते हैं। दोस्तों बेलन घाटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही रिच वैली है इंटरव्यू से दोस्तों। तो दोस्तों जो बेलन नदी है उसके दक्षिण में बिंद की पहाड़ियां स्थित हैं, जो कि दोस्तों बाद में कैमूर श्रृंखला पर्वत में जाके मिल जाती है। और इन्हीं पहाड़ी के ऊपर दोस्तों मुरली महुगढ़, चंदातारी, रामगढ़वा और दोस्तों जो पूरा स्थल है, इसके अलावा कोसकन गाढ़ा, बिलहरी, करौदिया आदि निम्न पूरा पाषाण कालीन जो स्थल दोस्तों यह क्या है? स्थित है। अब देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि ये जो पुरास्थल, इसमें हमने आपको चर्चा में बताया विषय की मुरली महुगढ़, चंदातारी, रामगढ़वा, कुशनकुरनानगढ़, बिलहरी, कनौदिया, यह किस काल के संबंधित है? तो सबसे पहली बात यह स्थित है निम्न पूरा पाषाण का, अर्थात लोअर पैलेolithic पीरियड से संबंधित है। ये स्थित है कहाँ? तो दोस्तों ये जो बेलन नदी की जो बिंद पहाड़ी जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी उत्तरी क्षेत्र की बात। जब हमने आपको बताया ये निम्न पूर्व पाषाण काल के उत्तरी क्षेत्र की बात की। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें निम्न पूर्व पाषाण काल के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र की, वेस्टर्न एरिया की, वेस्टर्न रेंज की दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों राजस्थान का क्षेत्र प्रमुख रूप से आता है, जिसमें दोस्तों आपका जायल हो गया, अमरापुरा हो गया, डिडवाना जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंघी तालाब पूछा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सिंघी तालाब, 16R ड्यून, सोनिता, भैंसोरगढ़ से प्रश्न आपसे कई बार बनते हैं, जनकपुरा, गंभीर नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ एवं विराज नदी पर स्थित दोस्तों जो नागरी है, यह प्रमुख निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है। सभी के नाम याद रखेंगे, स्थित कहां पर है इनके नाम याद रखेंगे, साथ में यह किस काल के हैं यह नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों राजस्थान के नागौर जो जिले में स्थित, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो डिडवाना है, यहां से प्राप्त भूतात्विक जमाव दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कि दोस्तों क्रमशः जायल जमाव, दूसरा अमरापुरा जमाव और तीसरा डिडवाना जमाव। तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो जायल, अमरापुरा और डिडवाना जमाव कहां से प्राप्त हुए? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित डिडवाना। महत्वपूर्ण है, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों जो जोधपुर का इलाका है राजस्थान का, वहां के निकट स्थित दोस्तों जो मोगरा पठार है, जो कि पूरा पाषाण युगीन प्रस्तुत औजारों के निर्माण का कार्यशाला था दोस्तों, यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है। कारण यह है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको पैलेolithic पीरियड के जो टूल्स थे उनके बनाए जाने की एक फैक्ट्री के रूप में हमको यह पता चलता है। कौन सा दोस्तों? मोगरा पहाड़ स्थित कहां पे है? जोधपुर के निकट स्थित है। वहीं पर दोस्तों गुजरात की जो साबरमती घाटी है दोस्तों, इसमें स्थित जो प्रमुख पुरास्थल दोस्तों वो हडोल है, पद्ममाली है, बीरपुर है दोस्तों, जो सौराष्ट्र कठिवाड़ के दोस्तों जो भदर, हिरण और कालुबार है दोस्तों, इस काल के प्रमुख स्थल है। वहीं पर दोस्तों बात करें समढियाड़ा में दोस्तों जो है गुजरात में स्थित पाषाणिक स्थल के रूप में
जाना जाता है। ये तो हो गई बात दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र की, जो कि आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों के नाम बताए, जिसमें दोस्तों डिडवाना को आप खासकर ध्यान रखेंगे, जायल, अमरापुरा और डिडवाना जमाव के लिए। वहीं पर आते हैं दोस्तों मध्य क्षेत्र की बात करने के लिए। तो मध्य क्षेत्र में दोस्तों आप लोगों ने अरुण सुनकिया का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों अरुण सुनकिया ने मध्य प्रदेश के दोस्तों जो होशंगाबाद जिला है वहां पर स्थित एक हथनौरा नामक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि नर्मदा वैली में स्थित है, नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। और यहां से दोस्तों अरुण सुनकिया ने असूलियन औजारों के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, मानव कपाल एवं हाथियों के जीवाश्म की प्राप्ति की। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली चीज की हथनौरा से मानव कपाल की प्राप्ति किसने की? अरुण सुनकिया ने की। जो मानव कपाल की प्राप्ति हुई है यह स्थित है कहाँ? हथनौरा या फिर नर्मदा घाटी में स्थित है। इनके साथ हमको कौन से औजार मिले हैं? तो इनके साथ हमको असूलियन औजारों की प्राप्ति होती है। चूंकि दोस्तों जो पशुओं के जीवाश्म है सर्वप्रथम नर्मदा घाटी में मिले, इसीलिए हमको जो भी पशुओं के जीवाश्म यहाँ से मिले हैं हम उनको नर्मदेंसिस नाम से हम लोग कहते हैं, नर्मदिकस कहते हैं। ठीक है, जो भी पशु प्राप्त हुए दोस्तों इनमें हमको भैंसा, दरियाई घोड़ा, हाथी, घोड़ा इत्यादि के जीवाश्म हमको प्राप्त हुए हैं। अब ध्यान है दोस्तों जो हाथी के जीवाश्म है इनको हम लोग स्टेडोगोडा गणेशा एवं एलिफास हिसुड्रिकस कहा गया है। दोनों जो नाम है आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं कि नर्मदा घाटी में जो हाथियों के जीवाश्म मिले हैं इनका क्या वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम जो है आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों? अगला ये है कि अब देखिए एपी खत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एपी खत्री जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। एपी खत्री ने दोस्तों नर्मदा घाटी में ओल्डवा प्रकार के पेबल उपकरण जो है प्राप्त किए थे। कई प्रकार के उपकरण होते हैं, वो ओल्डवा उपकरण होते हैं, लवा लवा उपकरण होते हैं। तो अलग अलग तकनीक के द्वारा जो उपकरण बनाए जाते हैं तो उनकी तकनीक के आधार पर उनका नाम रखा जाता है। और ओल्डवा उपकरण जो है इन पेबल उपकरणों के आधार पर ही एपी खत्री ने सबसे पहली बार नर्मदा घाटी में इनको प्राप्त किया था। और यह जो उपकरण है सर्वप्रथम महादेव पिपरिया से प्राप्त किए गए थे, इसीलिए इन उपकरणों को महादेवीयन उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य नर्मदा घाटी से प्राप्त जो भूतात्विक जमाव है इनको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। मध्य नर्मदा घाटी के जो प्राप्त भूतात्विक जमाव हैं इनको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला शोभापुर जमाव, दूसरा नरसिंहपुर जमाव, तीसरा देवा कछार जमाव और चौथा झलोन जमाव। चारों के नाम आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इनमें से जो झलोन जमाव है दोस्तों इसमें पावाल घाट, गुरुवारा स्थलों के बीच ज्वालामुखी के उद्गार से निकली राख के जमाव मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से दोस्तों जो कि मध्य घाटी के प्राप्त ज्वालामुखी जमाव की तुलना में बहुत ही पतला और सीमित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोन घाटी में आप लोगों ने बाघोर पुरास्थल का नाम सुना होगा, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। स्थित कहाँ पे है दोस्तों? यह सोन घाटी। देखिए दोनों अलग अलग है, एक सोहन घाटी वह अलग है, एक सोन घाटी यह अलग है। तो सोन घाटी में दोस्तों जो बाघोर है यहां तक दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अमेरिका का दोस्तों जो बर्कले विश्वविद्यालय है इसके संयुक्त निर्देशन में दोस्तों GR शर्मा और JD क्लार्क के द्वारा दोस्तों यहाँ पर उत्खनन किया गया था। कहां पर? बागोर में। बागोर स्थित कहां पे है? सोन वैली में। उत्खनन किसने किया? GR शर्मा एवं JD क्लार्क ने। जब यह नाम न देगा तो आपको संस्थाओं का नाम पूछेगा, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं बर्कले विश्वविद्यालय। सोन घाटी में दोस्तों यहाँ जो बाघोर क्षेत्र है यहां से हमको पशुओं के जीवाश्म और वेदिका की आकृति की प्राप्ति हुई है। कहां से? बागोर क्षेत्र से। वहीं पर दोस्तों सोन घाटी के प्राचीन नवीन स्थलों के क्रम की बात करें दोस्तों तो उसमें आपका सिहावल, पटपरा, बाघोर और दोस्तों खैंतोही है। ध्यान रखिएगा, चारों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। सोन घाटी के जो नवीन स्थलों के क्रम है उसमें सबसे पहले सिहावल, फिर पटपरा, फिर बाघोर और खौतेही आता है। इनमें दोस्तों जो सिहावल है ये सबसे पुराना होगा, अर्थात ये सबसे नीचे इसका स्तर है और सबसे निचला जमाव। वहीं खौतेही जो है दोस्तों ये सबसे ऊपरी जमाव मिलता है जो कि सबसे नया जमाव है। इसके अलावा दोस्तों मैहर, समनापुर, नरसिंहपुर और सीहोर भी दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख पाषाणिक स्थल के रूप में हमको जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र की तरफ
कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में दोस्तों कहां से हमको इनके प्रमाण जो निम्न पूरा पाषाणिक प्रमाण है ये हमको दिखाई देते हैं। तो यदि हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में जो कि सबसे प्रमुख आता है आपका, वह आता है चिरकी नेवासा। चिरकी नेवासा के दोस्तों आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। इनके संदर्भ में दोस्तों गुदरुन कार्नविस का नाम सुना होगा, जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों में चिरकी नेवासा, गोदावरी तट पर स्थित दोस्तों गंगापुर, भदने, यसर और बोरी, जिसको हम दोस्तों वारी भी कहते हैं, एवं मेर गांव जो दोस्तों यह क्या है, प्रमुख है। दोस्तों वहीं पर हमने आपकी चिरका नेवासा की बात की ही, तो यहां से दोस्तों हमको ट्रैप बेसाल्ट एवं डोलेराइट पत्थर के एस्यूलियन उपकरण मिले हैं। कहां से? चिरकी नेवासा से। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि इससे उपकरण निर्माण की कार्यशाला माना गया। जो चिरकी नेवासा है दोस्तों ना, जहां से हमको ट्रैप बेसाल्ट या फिर डोलेराइट पत्थर के एस्यूलियन उपकरण मिले हैं, इनको हम लोग उपकरण निर्माण की कार्यशाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ से निर्मित, अर्ध निर्मित उपकरण और उनकी निर्माण सामग्री प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये क्या है, निर्मित है। वहीं पर हम आगे बात करते हैं कि कुकड़ी नदी के तट पर स्थित जो बोरीपुरा है दोस्तों, यहां से निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है जहां से निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम, ओल्डेस्ट जो डेटिंग है वो काउंट की गई है। तो वह आपका स्थल है बोरी, और स्थित किस नदी किनारे पे दोस्तों? वह है आपकी कुकड़ी नदी। अतः दोस्तों जो बोरी है यह सबसे प्राचीनतम निम्न पूरा पाषाण युगीन क्या है दोस्तों? स्थल है। बोरी से प्राप्त दोस्तों जो ज्वालामुखी राख की जमाव है, यह लगभग 13 लाख ईसा पूर्व निर्धारित की गई। कितनी निर्धारित की भाई साहब? 13 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, और यहीं से दोस्तों बोरी के निकट ही दोस्तों नीम गांव और पिंपलवाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, जो कि पूरा पाषाण युग के 5 प्रमुख स्थल प्राप्त हमको यहाँ से हुए। ये तो बात हो गई दोस्तों महाराष्ट्र क्षेत्र की। अब अंतिम क्षेत्र जो है दोस्तों बचता है आपका दक्षिण क्षेत्र। आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में जो दक्षिण क्षेत्र है, यहां से दोस्तों कर्नाटक के लाखामपुर, अनागवाड़ी, देखिएगा अनंगवाड़ी वो अलग था, अनागवाड़ी अलग है। ये है येदुरवाड़ी, येदियापुर और हुसंगी। येदियापुर और हुसंगी जो है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग बड़े महत्वपूर्ण है। ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम, गिद्दलूर, नेल्लोर और करीमपुर। वहीं पे बात करें दोस्तों तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरमपक्कम, बदमदुरै और मानाज कारण, और चिंगलपेट जिले में स्थित जो दोस्तों गुडियम गुफा है, इस काल के हमको उपकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों के नाम जाने जो कि यह स्थित कहाँ पे है और किस काल से संबंधित है, आपको जरूर जानना चाहिए। तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल है, इसमें आपका येदियापुर, होसंगी, प्रकाशम, गिद्दलूर, पल्लवरम, अतिरमपक्कम और गुडियम गुफा कहाँ पर स्थित है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों गुडियम गुफा के उत्खनन में केडी बनर्जी, ध्यान रखिएगा नाम मैं बोल रहा हूं, केडी बनर्जी। दोस्तों केडी बनर्जी ने कराया था। गुडियम गुफा के उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? केडी बनर्जी द्वारा कराया गया था। वहीं पर दोस्तों आपका अतिरमपक्कम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहां से दोस्तों हमको असूलियन औजारों के साथ साथ जंतुओं के कुल 17 पद चिन्हों की प्राप्ति है। जंतुओं की प्राप्ति नहीं है, उनकी पद चिन्हों की प्राप्ति हुई है। अतिरमपक्कम से दोस्तों हमको 3 जंतुओं के दांतों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो क्रमशः दोस्तों घोड़े जैसे जानवर को दर्शाते हैं, नील गाय को दर्शाते हैं, और जो जल भैंसा है उनको बताते हैं। ये कुछ फाइंडिंग्स थी। तो दोस्तों यदि हम ये कहें कि उत्तर भारत के गांगेय क्षेत्र और दक्षिण के केरल को छोड़कर अधिकांश भाग जो है दोस्तों भारतीय क्षेत्र के, वह निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण दोस्तों हमको वहां से मिले हैं। दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का दोस्तों जो वाकुड़ा क्षेत्र है, पुरुलिया क्षेत्र है, वीरभूमि और मिदनापुर क्षेत्र है दोस्तों, यहां से भी हमको इनके प्रमाण जो है वो दिखाई देते हैं। दोस्तों उड़ीसा का मयूरभंज में स्थित आपका कुलियाना से भी दोस्तों निम्न पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं से दोस्तों डारी, डुंगरी और नुआबेरी आदि प्रमुख पूरा पाषाणकालीन वो जो उपकरण है यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। लघु पाषाण उपकरण दोस्तों हमको उड़ीसा के बुधा, बलंगा और ब्राह्मणी नदी घाटी से हमको इनकी प्राप्ति
होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो आपके निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण हैं उनके बारे में बात किया। निम्न पूरा पाषाण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आपका महत्वपूर्ण आज का क्लास था आपके लिए समझ में आई होंगी चीजें। दोस्तों जहां पर भी कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़कर समझकर आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम अवश्य देंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।